कोड को भी लिखने सर के लिए। सोर्स कोड में अदर देन मशीन लैंग्वेज This सर। call is now being recorded. ओके, सोर्स कोड में अदर देन मशीन लैंग्वेज, यस सर। अदर देन मशीन लैंग्वेज, दैट मीन्स कोई एग्जाम्पल? सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? देखो आप लोग ओपन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका आंसर गलत है, आपको आंसर नहीं देना था। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आंसरिंग, क्योंकि आपका अगर आप कोई गलत भी आंसर देती तो एक सही एक पॉइंट ऑफ डायरेक्शन को पॉइंट करने में मजबूत करता है। दैट मीन्स एवरी आंसर इज मैटर टू मी, ओके, एंड एवरी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जितने क्वेश्चन आपको पूछने हैं ड्यूरिंग द क्लास। ओके, चलिए हम इसे थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप बात करते हैं सूडो कोड की या सोर्स कोड की, तो बोथ ऑफ देम आर एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट, एक आइडिया और कॉन्सेप्ट। ओके, और एल्गोरिथम जो एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जब हम किसी भी लैंग्वेज पे लिखते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे, तो वो सूडो कोड बन जाता है। ओके, पर जब हम उसे किसी स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज पे लिखते हैं, जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल या किसी भी पाइथन समथिंग में आप ये करते हैं, तो उसका सोर्स कोड बन जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल डॉट सी फाइल्स जो आप लोग बनाते हैं, उसे आप रेफर करते हैं सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे एक लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ जाती है। जो सोर्स कोड है वो एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है, पर जो सूडो कोड है वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप उसे ह्यूमन के लिए लिखते हैं, आप उस पर किसी भी तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। बस जो मेन चीज होता है कि उस पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम है दोनों पे होना चाहिए। जो आपके एल्गोरिदम जो चीजें स्पेसिफाई कर रहा है वो दोनों पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए आप सिंपल किसी भी एक प्रोग्राम या किसी भी एक प्रॉब्लम का आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। और जनरली जब हम एल्गोरिदम रेफर करते हैं तो हम कभी कभी सूडो कोड को ही एल्गोरिदम बोलते हैं। पर अगर एक सही पॉइंट ऑफ ये पे देखें, पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे देखें, तो आपका सूडो कोड और सोर्स कोड दोनों एक ही आइडिया पर बेस होते हैं, और उसे ही हम उस आइडिया या कॉन्सेप्ट को ही हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एंड द सोर्स कोड एंड सूडो कोड आर जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट इट फॉर मशीन एंड ह्यूमन। क्लियर है ये? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट? कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है वो। ओके सर फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है बहुत सारा डिफरेंस है कि जो सूडो कोड है वो ह्यूमन के लिए है और जो सोर्स कोड है वो मशीन के लिए है। दैट मीन्स मशीन सूडो कोड नहीं समझ सकते, और हाँ, हम ह्यूमन है तो हम सोर्स कोड भी समझ सकते हैं और हम सूडो कोड भी समझ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं एडिशन ऑफ 2 नंबर, ओके, इसका स्टेप 1 होगा, ये मैं अभी इसका सूडो कोड लिख रहा हूं। स्टेप 1 होगा, क्या होगा? इनपुट नंबर्स। ओके, और या हम बेटर ये सर स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करो सर। ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है? जस्ट अ मिनट, नो मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर किया है। मैंने आई थिंक पूछा था कि क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है अभी? यस सर। ओके यस सर। ओके, एल्गोरिदम एक बार मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ जो भी चीजें मैंने भी ये किया। एल्गोरिदम is a concept or idea, and the source code is a algorithm written in a specific machine language, especially C or C++ or any higher or lower language. And the pseudo code is the algorithm written in any human language or for human. Okay. And अभी हम काम कर रहे हैं, सिंपल एक pseudo code लिख रहे हैं या एक algorithm हम लिख रहे हैं जो addition of 2 numbers के लिए। स्टेप 1 होगा इसका स्टार्ट। ओके, इसमें एक थर्ड कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है जब आप बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फ्लो चार्ट। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। कोई बताएगा फ्लो चार्ट क्या होता है? सर डायग्रामेटिकली जब हम कोड को शो करते तो। वेरी गुड। आप ये बोल सकते हैं सर रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकली और इलस्ट्रेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम
और फ्लो आपका सुडो कोड या सोर्स कोड टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ डाटा या फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज फ्लो चार्ट, या सिंपल इसे आप दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, फ्लो एंड चार्ट. A chart that shows the flow of data in a specific program is known as flow chart. ठीक है, ये आप जो सोर्स कोड लिखते हैं या सुडो कोड लिखते हैं या एल्गोरिदम, उसी को ही हम जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट बोला जाता है. दैट मीन्स ये तीनों या चारों जो टर्म्स है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है. अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप उसका सोर्स कोड लिख सकते हैं, सुडो कोड लिख सकते हैं. अगर आपके पास सुडो कोड है तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं या सोर्स कोड लिख सकते हैं. अगर इनमें से कोई भी एक चीज है तो आप उसका दूसरा या थर्ड वर्जन या उसका एल्गोरिदम आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. या आपके पास अगर कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट है तो उसे आप सोर्स कोड और सुडो कोड और फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर इन सभी चीजों की एक सबसे एक बेहद इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जिसे बोला जाता है फाइनाइटनेस. ये सभी चीजें फाइनाइट होनी चाहिए. अगर आपका सोर्स कोड है तो उसका भी लेंथ फाइनाइट, या उसका कॉन्सेप्ट यानी जो भी चीजें हैं आपका एल्गोरिदम पे आता है, इट शुड बी फाइनाइट. लेंथ जो उसका स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स है, वो फाइनाइट होना चाहिए. कोई बता सकता है क्यों फाइनाइट होना चाहिए? सर कंक्लूजन में पहुंचना है इसलिए. कंक्लूजन में रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट्स चाहिए. गुड, रिजल्ट्स. एंड एनीवन एल्स? सर शॉर्ट कोड में मिस्टेक्स होने की वो प्रोबेबिलिटी कम रहती है. शॉर्ट कोड पे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है. गुड. एंड ओके, हाउ यू डिफाइन अ कंप्यूटर? ये तो इजी है, ये आई थिंक सभी बता सकते हैं. सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट दे तो वो प्रोसेस करके आउटपुट दे. वेरी गुड. आप एक वॉशिंग मशीन को कंप्यूटर बोल सकते हैं क्योंकि हम उसे इनपुट देते हैं और एक बटन प्रेस भी करते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करके आउटपुट भी देता है. तो क्या हम उसे कंप्यूटर बोल सकते हैं? यस सर. गुड. ओके, तो आप लोगों को जब अगर प्रोग्राम करना है, ओके, अगर आपको प्रोग्राम करना है तो क्या आप एक वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं? यस सर. ओके, एनी बेटर डेफिनेशन? Because a washing machine is also an electronic device, right? Sir, an electronic device that can perform calculation and multimedia tasks. Okay, an electronic device that can perform calculation and multimedia tasks. Multimedia. Good. Your cell phone is a computer, right? यस सर. Good. Any other definition? देखो, मुझे बुक का डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप क्या समझते हैं वो बता सकते हैं. I'm expecting something that you can create out of your mind. Multitasking sir. हाँ? Multitasking. मल्टीटास्किंग. गुड. मल्टीटास्किंग. पर क्या मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है? सर कंप्यूटर का. गुड. मल्टीटास्किंग. एंड सर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस. गुड. एंड Fast and speed Some accuracy. memory and फास्ट accuracy. एंड स्पीड, मेमोरी एंड एक्यूरेसी. ओके ओके, मैं सभी को सम अप करता हूँ. कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस. ओके, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म algorithmic, multimedia, multiprocessing, intelligent task and can mimic a human. Okay, is known as a computer. या एक सिंपल एक देखो, कंप्यूटर का डेफिनेशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन. अगर एक कोई बिजनेसमैन है तो वो उसे डिफाइन करेगा, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन परफॉर्म माय एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड बिजनेस प्रोसेसेस इज अ कंप्यूटर. ओके, और फॉर एक सिंपल सा पर्सन है जिसके लिए आप उसे ज्यादा नहीं नॉलेज है कंप्यूटर का, वो बोलेगा कंप्यूटर इज अ सिस्टम दैट कैन टेक इनपुट डाटा एंड प्रोसेस इट एंड परफॉर्म यूजफुल इंफॉर्मेशन
and process or gives in useful outcomes related to my work. Okay, उसके लिए वो प्रोग्रामेबल है, मल्टीटास्किंग है, कोई मतलब नहीं रखता उसके लिए। तो जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिफाइन कर सकते हैं, या एक बहुत अच्छा आर्टिकुलेटेड थिंग हो सकता है, computer is a dumbest device because I need to instruct it each and every point of time, but it has the capacity to perform beyond the human scope. Okay, तो मेरा मतलब ये है कि आप उसे किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं उस कंप्यूटर का डेफिनेशन, और आप उसे बाउंडेड मत करिए कि जो बुक्स पे ही आपने पढ़ा है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म टास्क, उससे उसे मतलब एक आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इंक्लूड होने दीजिए डेफिनेशन पे। ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वॉशिंग मशीन कंप्यूटर नहीं है? देखो वो एक डिवाइस है, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल नहीं है, वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है। अच्छा, प्री प्रोग्राम हाँ डिफरेंट होता है। हाँ, ठीक है, यस सर, थैंक यू। गुड। और किसी को? हाँ, पर जब तुम एक कैलकुलेटर की बात करते हो तो कैलकुलेटर कैन बी कंप्यूटर। जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो सिर्फ कैलकुलेटिंग का काम करते थे, और तुमने कैलकुलेटर को प्री प्रोग्राम किया, पर तुम वहां पे डाटा डिफरेंट फीड करते हो, डिफरेंट ऑपरेशंस वहां पे परफॉर्म करते हो। पर जो तुम्हारा एक वॉशिंग मशीन है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस के साथ प्री बिल्ड है, और वहां पे तुम सिर्फ ऑर्डर्स देते हो, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो और उस पर वो परफॉर्म करता है। हाँ, एक डिफरेंट वे से अगर तुम बोलो तो इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो वॉशिंग मशीन को भी। ठीक है, इंटायरली तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो उसके कैटेगरी पे ही नहीं आता, क्योंकि वहां पे भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। जब आप कोई की प्रेस करते हैं या कोई चीज एक्शन ये परफॉर्म करते हैं, और वो वहां से एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, यस सर। और एक हम जनरली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक पार्ट की कंपोनेंट की बात करते हैं, प्रोसेसर। ओके, जैसे आप सीपीयू बोलते हैं तो उसे हम प्रोसेसर की बात करते हैं। ओके, उसे एक रेफर करते हैं। ओके, तो वापस आते हैं हमारे इस एल्गोरिदम पे। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टेप्स पर एक 4 स्टेप का एल्गोरिदम लिखा है, जो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए मैंने लिखा है। ये मेरा सूडो कोड है। ओके, जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनपुट 2 नंबर बोल रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे आप और स्टेप्स से एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, एक और टर्म हमारा छूट गया, फाइनाइट। ओके, इस फाइनाइटनेस जो एंटायर डेफिनेशन है आपका कंप्यूटर का, वो बिना इस टर्म के एक तरह से बोला जाए, एक तरह से अगर आप टेक्निकली कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं तो विदाउट फाइनाइट वो कंप्लीट नहीं है। कंप्यूटर इज अ फाइनाइट स्टेट डिवाइस। दैट मीन्स जो कंप्यूटर का जब भी आप फाइनाइट टर्म बोलते हैं, दैट मीन्स आप रिफर करते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी को, क्योंकि कंप्यूटर के पास एक लिमिटेड मेमोरी है। पता है आप लोगों को कि कंप्यूटर के पास एक लिमिटेड मेमोरी है। यस सर। और कंप्यूटर जब भी किसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है तो वो उसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है जितनी कैपेबिलिटी की उसके पास मेमोरी अवेलेबल है। जिस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, या जिस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उतना मेमोरी अगर आपके पास सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लोड नहीं कर पाएगा या हैंडल नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जब भी रेफर करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर इज अ फाइनाइट मशीन या फाइनाइट डिवाइस बोलते हैं। इसे आप लोग टीओसी में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे, आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर पे टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। वहां पे आप पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर एक फाइनाइट स्टेट डिवाइस है और कैसे वो फाइनाइट स्टेट्स पर ही काम करना ज्यादा बेटर ये करता है। और जैसे ही आप इनफाइनाइट या एक एल्गोरिदम पे ही भी जब आप बोलते हैं, तो एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, ताकि अगर उसमें एक फाइनाइटनेस आए कि आपका हाँ वो जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे एंड होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो आपका कंप्यूटर से प्रोसेस नहीं कर सकता। ओके, जस्ट लाइक ये मेरा एक फाइनाइट स्टेप्स है, यानी कि 1 पे स्टार्ट हुआ है तो 4 पे ये एंड हो रहा है, इसका फाइनाइटनेस है। ओके ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एल्गोरिथम लिखा है, सूडो कोड, एंड उस पर स्टार्ट हुआ एंड इनपुट 2 नंबर्स मैंने इनपुट किया, और यहाँ पे आप और स्पेसिफाई कर सकते हैं a = 2 एंड b = 2। ओके, और इसके बाद मैंने a और b को ऐड किया और यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया। ये इसका सूडो कोड है। ओके, क्लियर है?
सर फिफ्थ स्टेप एंड भी तो होना चाहिए ना। गुड। तभी तो। एनीथिंग एल्स? ओके, अब इसे मैं एक सोर्स कोड में कन्वर्ट करता हूं। ओके, आप लोगों को सी प्रोग्राम आई थिंक यहाँ पे आप लोग पहुंच ही चुके होंगे। मैं जस्ट एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, मैं अभी यहाँ पे VS कोड पे हूं और ओके, अब मेरा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। इंक्लूड stdio.h। stdio.h फुल फॉर्म कोई बता सकता है इसे क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? आराम से एक बार फिर से रिपीट करो। स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स का इनपुट एंड आउटपुट। नहीं समझा बेटा, एक बार फिर से बोलो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। गुड, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देन मेरा इंट मेन जो मेरा मेन फंक्शन है एंड रिटर्न 0। ये एक मेरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्राम का। ये हर एक प्रोग्राम, जो भी सी प्रोग्राम आप लिखते हैं इतना तो आप लिखेंगे ही उस पर। ओके, अब मैं चलता हूं, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है और जो मैंने कन्वर्जन में मुझे परफॉर्म करना है जो कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे थे हम लोग, और जस्ट अ मिनट, मैं इस एल्गोरिदम को भी वहां ले आता हूं। ओके, क्लियरली विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को कन्वर्ट कर सकूं। फर्स्ट स्टेप मैं स्टार्ट करता हूं कन्वर्ट करना। मुझे स्टार्ट हो चुका है मेरा सिस्टम एंड देन मुझे इनपुट चाहिए 2 नंबर्स। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है? नंबर। और मुझे नंबर है तो मैं नंबर पे क्या क्या कैटेगरी ले सकता हूँ, इसका डाटा टाइप कौन कौन से यूज कर सकता हूँ? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है इंट, एंड मैंने वहां पे A, B एंड C, क्योंकि मुझे 3 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं मेरे एल्गोरिदम पे, A, B एंड C। ये 3 वेरिएबल्स मैंने मेंशन कर लिया। एंड देन इनपुट, दैट मीन्स मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ प्रिंट एफ। ये प्रिंट करने के लिए है स्लैश एंटर A। यहां से मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी एंड स्कैन एफ %d, और यहां से मुझे A की वैल्यू रीड हो जाएगी। क्लियर है? A की वैल्यू मेरे पास आ गई। मैं इसे रन करके टेस्ट कर सकता हूं। ओके, एंटर A, और A की वैल्यू मैंने 12 दिया और इसके बाद मेरा फिनिश। दैट मीन्स नो एरर, दैट मीन्स मेरा इतना प्रोग्राम सही चल रहा है। और नेक्स्ट मुझे अब चाहिए B की वैल्यू, तो मैंने सिंपल B के लिए भी सेम चीजें मैंने अप्लाई की, प्रिंट एफ एंड स्लैश एन एंटर B। और मैंने स्कैन एफ
%d and address of b. ओके यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स मेरे पास इनपुट आ गए हैं। जो थर्ड स्टेप मुझे परफॉर्म करना है वो है c इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया। देन द फोर्थ स्टेप इज प्रिंट c। मुझे c की वैल्यू प्रिंट करनी है एंड देन प्रिंट f स्लैश n सम इक्वल्स टू, मैंने सम इक्वल्स टू ए किया एंड %d एंड c। क्लियर है सभी को ये कोड? Yes, sir. Yes, sir. एंड मैं उसे फिर से कंपाइल करता हूं। एंटर वैल्यू ऑफ a, मैंने इसे 12 दिया और यहाँ पे 15 एंड द सम इज 27। क्लियर है? ये मेरा एक सोर्स कोड है। जो मेरा add.c है वो एक सोर्स कोड है और ये मेरा एक सुडो कोड या एक एल्गोरिथम दोनों है। जब हम एल्गोरिथम का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इट्स अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। हम वहां पे लैंग्वेज की बात नहीं करते कि कौन सी लैंग्वेज पे होना चाहिए, तो दोनों सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स हैं और दोनों एक तरह से अपने अपने लेवल पे आंसर तक आपको या सॉल्यूशन तक आपको रीच करा रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसी को डाउट किसी तरह से? नो डाउट, गुड। इसके बाद आप लोग कहां पहुंचे हैं अभी? सर कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर। चलिए कंडीशनल ऑपरेटर का हम लोग देखते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h जो आपका नॉर्मल रहेगा एंड इंट मेन रिटर्न 0। कंडीशनल ऑपरेटर एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट है। इफ एल्स आप लोगों ने देख लिया? नहीं सर, सर बोले थे कि आप आज उसी को पढ़ाओगे। ओके, int a equals to 12 and b equals to 13, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट है। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो इफ एल्स का एक सब्स्टिट्यूट है। क्या अगर आपको इफ एल्स यूज नहीं करना है तो वहां पे आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगा कि आप लोग क्या इफ एल्स कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अपन इसे फिर से देख सकते हैं। जहां भी मुझे एक सिचुएशन, एक कंपैरिजन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है वहां पे। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चन मार्क एंड देन ट्रू कॉलन फॉल्स एंड एंड। ये इसका एक्सप्रेशन है, एक सिंटेक्स बोल सकते हैं इसका कंडीशनल ऑपरेटर का। इसमें एक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है वो, फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है एंड देन इफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज ट्रू, वो ट्रू सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो वो फॉल्स सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा एक a और b की दो वैल्यूज मैंने लिया है और मैं एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा हूं a इज ग्रेटर देन b एंड क्वेश्चन मार्क एंड ट्रू सेक्शन पे मैं प्रिंट करा रहा हूं
slash n, a is large. Okay, and colon print f b is large. ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुआ कि मैं क्या लिखा मैंने? मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a इज ग्रेटर देन b. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगा, जो मेरा ट्रू सेक्शन है उसे मुझे ट्रू सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स सेक्शन पे जाएगा. ऐसा बाइनरी एक रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होगा, a इज ग्रेटर देन b. इसे मैं रन करता हूं. क्लियर है ये स्टेटमेंट? यस सर. Yes, sir. आप लोग अब जब आगे पढ़ेंगे तो एक इफ एंड एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, वो सिमिलर काइंड ऑफ इसी की तरह है. उसका सिंटेक्स होता है इफ देन एक्सप्रेशन और आफ्टर दैट ये ट्रू सेक्शन होता है उसका, एंड एल्स पार्ट और ये उसका फॉल्स सेक्शन. ओके, दो सेक्शंस पे बटा होता है उसका. ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, कि आप उसे सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट पे आप फिनिश कर सकते हैं जो भी आपका कंपैरिजन है. ओके, इसे और रन करते हैं. ओके, नो सच फाइल Q2 पे है. Just a minute. ओके, कंपाइल हो गया है मेरा ये कोड और मैं इसे रन करता हूं. b इज लार्ज. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देते हैं इसे, ताकि सारी चीजें हमें क्लियरली विजिबल हो. हाँ, ठीक है, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं और ये रन. ओके, b इज लार्ज. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो लिखा है b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, और a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 13. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इज 12 इज ग्रेटर देन 13. जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, क्या 12 इज ग्रेटर देन 13. तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना? False. हाँ, False. इसलिए जो आपका b है, जो b इज लार्ज है, वो प्रिंट हो रहा है वहां पे. और इसे हम अब जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा, ये रिस्ट्रिक्टेड है. Enter A and scanf %d and B के लिए भी. ओके, ये मेरा दो वैल्यूज आ गए हैं यहाँ पे, A और B, और उसके बाद उससे मैं कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा हूँ, इज A इज ग्रेटर देन B. और उस कंपैरिजन पे अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कि यूजर कौन सी वैल्यूज देता है, कि A ग्रेटर देता है या B ग्रेटर देता है. यहाँ पे एक जनरलाइज हो चुका है ये. अब इसे फिर से कंपाइल करते हैं. ओके, सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड रन.
एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने यहाँ पे उसे दिया 15 एंड बी की वैल्यू सपोज मैं देता हूँ 3, ए इज लार्ज। ओके, दैट मीन्स ये प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन टू नंबर्स, इन बिटवीन टू नंबर्स, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इससे, और इसे और नेस्टिंग तक भी ले जा सकते हैं। नेस्टिंग का एक मीनिंग होता है कि इनसाइड अनदर, जब आप किसी एक ऑपरेशन के अंदर एक और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसे नेस्टिंग बोला जाता है, या एक ऑपरेटर के अंदर एक और ऑपरेटर। क्लियर है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है? किसी को डाउट? सर आगे बढ़िए। बाकी लोग? यस सर। बाकी लोगों को समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया है। अब आगे चलिए। ओके, गुड। चलो इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, और बेसिकली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आता है वो कंडीशनल ऑपरेटर ही आपसे पूछा जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी 2 नंबर्स का ए किया था, आप इसे 3 नंबर्स पे ए कर सकते हैं। एक और नंबर आप इनपुट ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बताएगा कि अब स्टेप क्या हो सकता है? जब मैं कंपैरिजन ऑफ थ्री नंबर्स करता हूं तो स्टेप्स क्या होंगे? सर एल्गोरिदम। हाँ, सर पहले 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, उनमें से जो नंबर बड़ा होगा उसको तीसरे नंबर से कंपेयर करेंगे, और अगर तीसरा नंबर सबसे बड़ा है तो उसको आउटपुट करेंगे, नहीं तो ये आउटपुट करेंगे कि पहले वाला नंबर ग्रेटर था। ओके, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले करेंगे a इज ग्रेटर देन b, राइट? यस सर। और अगर ये ट्रू होता है फिर बी और सी को कंपेयर करेंगे, जैसे बी इज ग्रेटर देन सी टाइप का। b इज ग्रेटर देन c। ओके, और अगर ये ट्रू होता है तो बी इज ग्रेटर आउटपुट करेंगे। b इज ग्रेटर आउटपुट करेंगे। आर यू श्योर? सॉरी सर, बी। सर इफ a is greater than b then वापस a if कोई a चीज is से greater than b then अगेन चेक करेंगे कि a c से बड़ा है कि नहीं है। a c से बड़ा है कि नहीं। गुड, then ट्रू देन okay, if a is greater than, if it's true then a is large, Okay. right? ओके, हम इसी चीज को अब कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। इस पे मेरे पास a और b का कंपैरिजन हो चुका है, और इसे अगर मैं, आप लोगों ने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर पढ़ा है? एंड ऑपरेटर से कर सकते हैं सर। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है लॉजिकल एंड लॉजिकल और? यस सर। ओके, वहां से आप ये कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पे दोनों जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें मैं मर्ज कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, या मैं इसे एक और ऑपरेशन यहाँ पे ही कर सकता हूं। मैं जैसे ही सॉरी, a इज लार्ज, जैसे ही वो जाता है a पे, मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन ऐड कर सकता हूं, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन, इसे नेस्टिंग बोला जाता है कि इनसाइड माय ऑपरेटर एक और ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं, इज ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होता है तो वो प्रिंट ए कर सकता है कि ए इज लार्ज। अदरवाइज यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन मैं चेक करूंगा कि इज बी इज ग्रेटर देन,
ओके बी इज ग्रेटर देन, ओके बी बाहर है, ओके मेरा ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए सेक्शन पे आ गया, और ए अगर ये ट्रू होता है ये पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट मीन्स वो प्रिंट करेगा ए इज लार्ज, और अगर ये फॉल्स होता है दैट मीन्स प्रिंट एफ स्लैश एन सी। मैं यहाँ पे जस्ट इसे रिमूव कर रहा हूँ, वो सिर्फ कौन सा वेरिएबल लार्ज है वो प्रिंट करेगा, ए सी एंड बी। ओके फर्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता है दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी है। हम यहाँ इनसाइड आते हैं और चेक करते हैं कि क्या ए इज ग्रेटर देन सी है। अगर ये हमें ट्रू मिलता है दैट मीन्स क्योंकि ए जो है वो बी और सी दोनों से बड़ा है, इसलिए हम प्रिंट कर देंगे ए को। और अगर यहाँ पे ये फेल होता है दैट मीन्स क्योंकि ए बी से बड़ा है और ए छोटा है सी से, दैट मीन्स सी इज ग्रेटर देन ए, वो हम सीधे प्रिंट कर सकते हैं उसके बाद। और अगर वो फेल होता है, अगर ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर ये ट्रू सेक्शन है मेरा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता दैट मीन्स मेरा बी सेक्शन पे आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, क्या मेरा बी सी से ग्रेटर है। और अगर यहाँ से मुझे ग्रेटर मिलता है तो मैं सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ कि बी इज लार्ज, अदरवाइज मुझे प्रिंट करना होगा सी इज ग्रेटर। क्लियर है सभी को? मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता है दैट मीन्स ए इज ऑलरेडी ग्रेटर देन बी। मैं चेक करता हूं ए इज ग्रेटर देन सी। ओके और ये भी अगर ट्रू होता है दैट मीन्स ए इज लार्जर देन बी कॉमा सी। वो दोनों से लार्ज है इसलिए वो वहां पे ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो सकता है, हो गया। ओके अगर ये एक्सप्रेशन फेल होता है, अगर मेरा सेकंड एक्सप्रेशन फेल होता है दैट मीन्स अगर इफ ए इज नॉट लार्जर देन और ग्रेटर देन सी, बिकॉज ए इज लार्ज and C is than A. C is large. मैं ये कर सकता हूं क्योंकि A बड़ा है मेरे B से और C बड़ा है A से, इसलिए C is largest या large। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस ओके सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि A is greater than B and A is also greater than C, that means A is large। और अगर A is greater than B but A is less than C, that means C is large। और अगर ये पूरा सेक्शन फेल होता है that means A is not greater than B and B is greater than C, that means B is large। और अगर ये फेल होता है कि B is greater than A but B is less than C, that means C is large। इसका कॉन्सेप्ट और आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे परसीव करते हैं। ओके ओके एंटर ए मैंने इसे 13 दिया, इसे मैंने 25 एंड 5। यहाँ पे बी मेरा लार्ज है, क्लियर है? एंड मैं सेकेंड टाइम उसे रन करता हूं। ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 45 देता हूं एंड बी की वैल्यू 67 एंड सी की वैल्यू मैं 90 देता हूं। सी यहाँ पे मेरा लार्ज है। ओके मैं इसे एक बार और रन करता हूं एंड 145 23 एंड 56।
यहाँ पे मेरा ए लार्ज है। क्लियर है तीनों एग्जाम्पल्स? यस सर। किसी को कुछ डाउट इस पे? किसी को डाउट? नो सर। गुड। ओके, तो इस वे पे आप लोग यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। आप चाहे तो नेस्टेड करके यूज करें, आप चाहे तो सिंगल लाइन पे यूज कर सकते हैं। इसका एक और यूज हो सकता है, जस्ट अ मिनट, कि अगर कहीं पे आपका इसका जो एक्सप्रेशन का आउटपुट है, अगर उसे आपको स्टोर कराना है तो आप स्टोर भी करा सकते हैं उसे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट आ रहा है उसे अगर स्टोर कराना है तो उसे आप स्टोर कर सकते हैं, या मुझे मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ये करता हूं। ओके, जो भी लार्ज होगा वो सी की वैल्यू पे आ जाएगा और वहां पे मैं सी को प्रिंट कर सकता हूं। ओके, एक तरह से शॉर्टकट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लार्ज है और उस वैल्यू को आप फिर सी पे स्टोर करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे c इक्वल्स टू सो परसेंटेज दिया आएगा वहां, परसेंटेज सी है। ओके, गुड। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पे c इक्वल्स टू 14 उसने मेंशन कर दिया कि जो भी वैल्यू मेरी ग्रेटर है उसने वहां पे उसे स्टोर करा दिया। कहाँ पे? जो भी मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं उस पे। क्लियर है? ये तीन तरह के यूज आप देख सकते हैं। आपका कंडीशनल ऑपरेटर का आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसे नेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, या किसी एक वैल्यू को असाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके